जब से मैंने उसे स्कूल के प्रांगण में बिंदास खेलते देखा था, तब से वे मुझे बहुत ही भा गई थी। चंपई रंग की, गोल शकल, सरहरा बदन और एकदम आत्मविश्वास से भरी चाल किसी का भी मन मोह लेती थी। तो भला मैं कैसे बचूंगी? नई नई आई थी शहर में, अभी बहुत कुछ जानना था स्कूल और शहर के बारे में। बस जान पाई थी तो कुछ शिक्षकों के नाम के साथ साथ कुछ सहपाठियों के नाम, जिसमें रिया सबसे अधिक अच्छी लगती थी। वर्ग में भी वही थी जो हाथ उठा के हर सवाल का जवाब देने को तत्पर रहती थी। सलीकेदार रिया सभी की चहेती थी, चाहे अर्दलीय हो, शिक्षक हो या आचार्य, सब ही पसंद करते थे उसे। स्कूल पास कर लिया अच्छे नंबरों से तो बड़े और अच्छे कॉलेज में दाखिला भी हो गया रिया का। एक बार जिसे आगे रहकर काम करने की आदत बन जाती है, वह सदा ही आगे ही रहता है। ठीक वैसे ही रिया का भी था। इतने बड़े और ख्यातनाम कॉलेज में भी कुछ ही दिनों में वह स्थान पा लिया जो उसका अपने स्कूल में था। पढ़ाई के साथ साथ सभी ही प्रवृत्तियों में अग्रसर रहने वाली रिया कॉलेज के एक सितारे सी बन गई थी। इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में अपने कॉलेज का नाम रोशन करने की वजह से सभी अध्यापकगण भी उसे काफी पसंद करते थे। ऐसे ही कब कॉलेज के 4 साल निकल गए पता ही नहीं चला। कॉलेज में भी अच्छे नंबरों से पास होने वाली रिया को सभी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से सामने से फोन आते थे। वजीफा देने का लालच भी देते थे, लेकिन वे थी कि आगे पढ़ने की बजाय कोई नौकरी करना चाहती थी। इतनी ख्याति पाने वाली रिया अब कोई अच्छे काम की तलाश में थी और सही कहे तो नसीब की धनी थी। वे एक बहुत ही बड़े बिजनेस हाउस में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्ति मिल गई। पहले 3 महीने आजमाइशी और बाद में पक्की नौकरी हो गई। दफ्तर में भी उसने बहुत ही ख्याति और मान पाया था। इतनी प्रामाणिकता और सच्चाई से काम करने वाली रिया एक के बाद एक तरीके के सोपान चढ़ती गई और कैसे 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। इस दरमियान उसकी दोस्ती उसकी सहकर्मवारी मोना से हो गई थी। पक्की वाली दोस्ती, आजकल जैसी क्षणिक या मतलब की नहीं। मोना शादीशुदा थी, उसका 3 साल का बेटा भी था जो रिया को भी बहुत प्यार करता था। जब कभी भी मिलना होता था तो गले मिल बहुत प्यार करता था। रिया को भी काफी लगाव हो गया था उससे। इतना लगाव रिया से रियांश का कुछ आश्चर्यजनक तो था ही, लेकिन भविष्य की परिस्थितियों का इंजन था ये पता नहीं था। उदास रहने वाली मोना ने एक दिन जब वे मिले तो अपने मन की बात बता ही दी और रो पड़ी। रोते रोते बताया कि उसका पति उसको बहुत ज्यादा ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, जो ऐसनीय था। लेकिन रियांश की वजह से वह सब कुछ अब तक सह रही थी, लेकिन उसका सब्र खत्म हो रहा था और ममता की मारी आत्महत्या के लिए सोच भी नहीं सकती थी। रिया ने उसे सांत्वना दी और सही निर्णय लेने के लिए कहा और बताया कि वे उसके साथ होगी जो भी निर्णय वे लेगी। कुछ ढांढस बंधने से मोना भी थोड़ी आश्वस्त हुई थी और थोड़ा मन भी हल्का हुआ था मोना का, और वे उठकर चली गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और रिया भूल भी गई थी उन सब बातों को और अपने काम में व्यस्त हो गई थी। एक दिन रात को 12 बजे उसके घर के दरवाजे की घंटी बज उठी। उसने अभी अपना लैपटॉप बंद करके लेटी ही थी। थोड़ा तो आश्चर्य हुआ कि इतनी देर से कौन आया था, क्योंकि उसके दरवाजे की घंटी तो दिन में भी एक आध बार ही बजती थी। वे उठी और दरवाजे के पास खड़ी हुई और पूछा कि कौन है। बाहर तो मोना की आवाज़ सुन उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया तो रियांश के साथ उतरा हुआ चेहरा ले खड़ी थी। वे एक हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था और दूसरे हाथ की उंगली थामे रियांश खड़ा था। उसने उन्हें अंदर बुलाया, झट से पानी ले आई
और उन लोगों के साथ बैठ गई। उसे देख मोना का सब्र टूट गया और फूट फूट कर रोने लगी। रिया ने भी उसे रो लेने दिया। जब थोड़ी शांत हुई तो उसने बताया कि उसके पति ने आज उसके साथ मारपीट की, लेकिन जब रेयांश पर भी हाथ उठाया तो उससे सहन नहीं हुआ और वे घर छोड़ चली आई थी। रिया ने उसे ढांढस बंधवाई और कुछ खाने के लिए ले आई, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद मोना कुछ खा नहीं पाई होगी। मोना तो कुछ खा ही नहीं पाई, किंतु रेयांश ने थोड़ा खाया और रात ज़्यादा हो गई थी तो बहुत देर हो गई थी। तो रिया ने मोना से कहा कि पहले वे रेयांश को सुला दे, वरना उसकी सेहत खराब हो सकती है। दोनों को अपने कमरे में सो जाने का कि वे खुद बैठक वाले कमरे में लेट गई और सोचते सोचते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब कुछ आवाज़ आई तो उसकी नींद खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे और रसोई में मोना चाय बना रही थी। तो वे बाथरूम में जा दैनिक क्रिया से मुक्त हो मोना के पास पहुंची तो वे चाय और बिस्किट्स लेकर बैठक वाले कमरे में बैठी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देख सिर हिला सब कुशल की सम्मति दी और चुपचाप चाय पीने लगे। दोनों को भी कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बोलेंगे तो वही दर्द की याद आ जाएगी जो मोना सहती आ रही थी। चाय पी और दोनों ने रसोई घर में जा कुछ खाना बनाया और मोना ने छुट्टी लेने के लिए दफ्तर में फ़ोन कर दिया और रिया तैयार होकर दफ्तर चली गई। कुछ दिन बाद मोना थोड़ी संभली तो उसने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया और रेयांश को बेबी सिटर के घर रखना शुरू कर दिया था। ऐसे ही साल खत्म हो गया। अब रेयांश भी दूसरी कक्षा में पढ़ने जाने लगा। एक और हादसा भी हुआ। मोना अपने पुराने सहपाठी को मिली। उसे जानती तो थी और 2-4 बार मिले उसके और नजदीक आ गई और कुछ दिनों बाद उससे शादी करने की सोची तो रिया ने उसे प्रोत्साहन दिया और उसकी हर हिसाब से मदद की। दोनों की शादी होते ही उन्हें मधुरजनी के लिए पहाड़ों पर आए प्रवासी जगह पर भेज दिया। रेयांश को अपने पास रखा और एक बहन कहो या सहेली कहो का फर्ज निभाया था उसने। 7 दिन बीत गए थे। दूसरे दिन आने ही वाला था नवविवाहित जोड़ा। रेयांश भी अपनी माँ के आने की राह देख रहा था। शाम हो गई थी। रिया टेलीविजन पर एक घरेलू धारावाहिक देख रही थी। बीच में विज्ञापन आया तो उसने चैनल बदल दी और उतनी देर समाचार देखने लगी। जो देखा वे उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मुख्य रास्ते में हुए एक दर्दनाक अकस्मात में मोना और उसके नए पति के सपनों की दुनिया तार तार हो गई थी। सड़क पर बिखरे पड़े उनके मर्द शरीर के अंगों की तरह। दोनों ने हनीमून के दौरान ही एक दूसरे को जान लिया था और उसके बारे में मोना ने रिया से फ़ोन पर बात भी की थी और रिया ने उसको अभिनंदन के साथ आने वाले अच्छे दिनों के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। क्या पता था ऐसा अंत होगा। ये नई प्रणयिका जो शुरू होते होते ही खत्म हो गई। उदास सी बैठी रही रिया अब सिर्फ और सिर्फ रेयांश के बारे में सोच रही थी। उसे कैसे बताना है उसकी माँ के परलोक गमन के बारे में और आगे इसकी ज़िंदगी को कैसे संवारनी है, यही ख्याल आते गए। तब देखे तो रिया यकायक बहुत ही बड़ी और सयानी बन चुकी थी। उसने रेयांश को अपना लिया था। शायद अपनी नौकरी के बाद रेयांश का महत्व उसकी ज़िंदगी बन चुका था। कुछ दिन बाद उसने दूसरे शहर में नौकरी ले ली और रेयांश को लेकर वे वहाँ चली गई। अब जाने कौन सा ऋणानुबंध था जो रेयांश से उसे इतना लगाव होने लगा था। उसकी पूरी जिम्मेवारी ले उसे पढ़ाने के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए वे इतनी प्रयत्नशील रहती थी जैसे वे उसी का बच्चा हो। रेयांश भी धीरे धीरे मोना को भूलकर रिया का होकर रह गया था। पूरे 3 साल हो गए थे रेयांश को रिया के साथ रहते और सभी जान पहचान वाले उसे रिया का ही बेटा समझते थे। रिया के साथ दफ्तर में काम करने वाले लोग भी यही समझने लगे थे कि रेयांश उसी का बेटा है।
देखते देखते रियांश 8 साल का हो गया। पढ़ने में भी काफी होनहार था, तो रिया भी उसे मानसिक और शारीरिक विकास का पूरा ख्याल रखती थी। उसे प्रतिस्पर्धाओं में भी हिस्सा लेने भेजती थी, खेल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने भेजती थी। खुद व्यस्त होने के बावजूद वे रियांश को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लोग रियांश को उसी का बेटा समझते थे। पहले वे स्पष्टीकरण करती थी, लेकिन अब उसने भी स्वीकार कर लिया था कि जिसे जो समझना है समझते रहे। उसके दफ्तर में एक नई नियुक्ति हुई थी। कोई बड़ी कंपनी छोड़ उनकी कंपनी में आ रहा था। काफी चर्चे थे उसके, जिसका नाम आर्यन था। कोई उसके व्यक्तित्व की चर्चा करता था तो कोई उसकी होशियारी की चर्चा करता था। महीने की पहली तारीख कब आई उसे भी पता नहीं चला, और सब दफ्तर में कुछ कुछ चढ़ चल रही थी। वे तो अपने काम में व्यस्त थी, और किसी ने आके उसे बड़ी ही मधुर लेकिन रोबीली आवाज में गुड मॉर्निंग कहा तो वे चौंक उठी और हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। घबराहट में उसका चेहरा लाल हो गया, और उठते समय उसके घुंघराले बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। और नजर उठा के देखा तो एक गोरा चिट्टा ऊंचा लंबा जवान उसके सामने खड़ा था। खिसियाई सी मुस्कुराहट में उसने भी गुड मॉर्निंग कहा तो उसने अपना नाम ले परिचय दिया और बताया कि आज दफ्तर में उसका पहला दिन था। फिर तो उसकी पास वाली कुर्सी पर रिया से इजाजत ले बैठ गया और अपना परिचय देने लगा, और रिया से भी उसके बारे में पूछने लगा। कुछ तो दफ्तर और काम की भी बातें की, और जब वे गया तो कुछ 20 मिनट निकल चुके थे। रिया को भी उससे बात करके अच्छा लगा, कुछ प्रभावित भी हुई, और फिर कुछ सोच अपने काम में व्यस्त हो गई। और अब ये सिलसिला रोज का हो गया, और समय 20 से बढ़कर 30 और 40 मिनट का हो गया, और दोनों कब करीब आ गए दोनों को पता भी नहीं चला। अब तो कॉफी आदि के लिए बार भी मिलने लगे थे। रिया को भी अब जीवन में रियांश के अलावा भी किसी की जरूरत महसूस होने लगी थी। शायद वे आर्यन के आने से पूरी हो रही दिखती थी। अब वे आर्यन की ओर से पहल की इच्छा रख रही थी, और वे दिन आ गया और आर्यन ने उसे शादी के लिए अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने और रिया से मिलने की इच्छा जताई, तो वे भी मिलने के लिए तैयार हो गई। एक अच्छे रेस्टोरेंट में मिले तो उन्हें रिया भी पसंद तो आई, लेकिन रिया के माता पिता से मिलने की इच्छा जताई तो उसने उन्हें अपने माता पिता का फ़ोन नंबर दे दिए और जब चाहे मिल सकते हैं ये भी बताया। कुछ दिन बाद रिया के माता पिता भी आए और आपस में काफ़ी बातें हुई और शादी के मुहूर्त भी निकलवा गए। अब तक किसी ने रियांश को देखा नहीं था या उसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। शायद रिया उसके बारे में बताना भूल गई थी, या वह उसके अस्तित्व में इतना रच गया था कि अपना जुड़ा होने का एहसास हो नहीं रहा था। शादी तय हो गई तो अब आर्यन भी उसके घर आने की सोच रहा था, लेकिन व्यवस्था के कारण नहीं आ पाया। वैसे भी दफ्तर में तो दोनों मिलते ही थे। एक बार रात के 9 बजे बेल बजी तो रिया ने सोचा पता नहीं कौन होगा, और रियांश को दरवाज़ा खोलने के लिए बोला। जैसे ही रियांश ने दरवाज़ा खोला तो सामने आर्यन खड़ा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। तो उसने अंदर आके बताया कि कोई अजनबी आया था। जैसे रिया उठी और दरवाजे के पास गई, उसके मुंह से उद्गार निकले, अरे आर्यन तुम। लेकिन उसके उद्गार से ज़्यादा आर्यन का ध्यान रियांश की ओर ज़्यादा था। वे हैरान था कि कौन है वे और रिया को मोम कहकर क्यों बुला रहा था। शायद यहीं पर गुत्थी उलझना शुरू हो गई थी। रिया भी रियांश के सामने कोई स्पष्टीकरण नहीं करना चाहती थी, और असमंजस में पड़ा आर्यन जल्दी से उठ बिना कुछ खाए पिए निकल लिया। दूसरे दिन जब वह रिया से मिला तो कुछ उदास सा था। उसने कुछ जबान से पूछा नहीं, पर आंखें लगातार यही पूछ रही थी कि रियांश कौन था। दफ्तर का समय पूरा हुआ तो रिया ने ही उसे चाय के लिए कहीं जाने के लिए बोला, और दोनों एक रेस्टोरेंट जाने की सोची। जब रिया रेस्टोरेंट पहुंची तो आर्यन वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था।
दोनों एक टेबल पर बैठे और चाय के साथ कुछ सैंडविच ऑर्डर कर दिए। अब दोनों कौन बोलने की पहल करें, उस इंतजार में मौन हो खिड़की के बाहर ताकते रहे। उस मौन को वेटर ने तोड़ा और कुछ सर मैम, तो दोनों ने नाम में सर हिला दिया और अपना अपना चाय का कप होठों से लगा प्रसन्न भरी नजर से एक दूसरे को देखते रहे। और रिया ने ही पूछा, क्या बात थी आर्यन? तो कप को टेबल पर रख आर्यन ने जवाब में यही सवाल कर दिया, ये रेयांश तुम्हारा बेटा है क्या? तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। थोड़ी शिकायत भी झलक रही थी उसकी बात से। अब रिया को समझ आया उसकी असमंजस का। हंस दी वे प्यारी सी हंसी और शरारत भरी हाँ में सर हिला दिया। तो आर्यन को काटो तो भी ढूंढने निकले ऐसी शक्ल बनाकर एक टक रिया की ओर देखता रहा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शरारत ही थी। अब आर्यन के प्रश्नात्मक भाव पर गुस्सा हावी होने लगा था और रिया को भी ये दिख रहा था, तो वे फटाक से बोली, हाँ भी और ना भी। अब प्रश्न और गुस्से में आश्चर्य भी शामिल हो चुका था। अब रिया को जल्दी से बतानी ही थी हकीकत। उसने संक्षिप्त में पूरी बात बताते हुए बोल भी दिया कि अब वे रेयान से जुदा नहीं रह सकती। उसका पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है और वे भी नहीं चाहेगी कि वे मोना या उसके पति के किसी रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदारों के घर पले बढ़े। वैसे ही आज तक किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। पूरी बात सुनकर आर्यन का मन भर आया और रिया के प्रति प्यार के साथ साथ एक मान सम्मान की भावना उभर आई। वे कुछ भी बोल नहीं पाया, सिर्फ रिया की ओर देख अपना सर झुका उतना ही बोल पाया, मेरे लिए भी रेयांश एक फरिश्ते से कम नहीं होगा। सलाम है आदि अधूरी, किंतु माँ को। दोनों एकदम हल्के फुल्के मिजाज में रेस्टोरेंट से बाहर आए और हाथों में हाथ डाल गाड़ी की ओर चल दिए।